शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पीआईबी के साथ में पीआईबी की पहली न्यूज़ आई है ब्रिक्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम ब्रिक्स का बैकग्राउंड देखेंगे। जुलाई 2006 में क्या होता है, ठीक है। BRIC मतलब उस टाइम में 4 कंट्री थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। तो ब्रिक के 4 देश, इनकी मीटिंग होती है पहली बार सेंट पीटर्सबर्ग, रसिया में, ऑन द मार्जिन्स ऑफ द G8 आउटरीच समिट, ठीक है। G8 का जो समिट था वो हुआ था। उसी दौरान ये 4 सदस्य आपस में मिलते हैं, 4 कंट्री। फिर सितंबर 2006 में शॉर्टली आफ्टरवार्ड्स द ग्रुप वाज फॉर्मलाइज्ड एज ब्रिक। इसी दौरान इसको फॉर्मल रूप दिया जाता है ब्रिक को ड्यूरिंग फर्स्ट ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, और यहीं पर पहली बार फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होती है। विच मेट ऑन द साइडलाइन ऑफ द UN असेंबली इन न्यूयॉर्क सिटी, मतलब कि UN असेंबली न्यूयॉर्क सिटी में जो बैठक चल रही थी, इसके साथ साथ ही में ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होती है। जून 2009 में आफ्टर ए सीरीज ऑफ हाई लेवल मीटिंग द फर्स्ट ब्रिक समिट वाज हेल्ड इन येकाटेरिनबर्ग, रसिया। जून 2009 में पहली बार येकातेरिनबर्ग, रसिया में ब्रिक समिट का पहला आयोजन किया गया था। सितंबर 2010 में द ब्रिक ग्रुप वाज रीनेम्ड एज ब्रिक्स, ठीक है। सितंबर 2010 में इसका नाम चेंज करके ब्रिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि एक नया कंट्री इसमें जुड़ गया था, ठीक है। तो अब ब्रिक से ब्रिक्स हो गया। एस मतलब साउथ अफ्रीका इसमें नया ऐड हो गया था। आफ्टर साउथ अफ्रीका वाज एक्सेप्टेड एज ए फुल मेंबर एट द ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन न्यूयॉर्क। कंपोजिशन की बात करें तो ब्रिक्स में शामिल है मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ फ्रॉम द वर्ल्ड। विश्व की जो मेजर ग्रो होने वाली इकोनॉमी है, अभी अभी जो ग्रो कर रही हैं, वो सारी इकोनॉमी इस संगठन में शामिल है। इस संगठन में विश्व की 41% पॉपुलेशन रहती है। ये संगठन कंट्रीब्यूट करता है 24% ऑफ द वर्ल्ड GDP। सभी देशों की GDP मिला दी जाए ब्रिक्स कंट्रीज़ की, तो 24% हिस्सा विश्व GDP का ये बनाते हैं। इट हैज़ ए 16% शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड। विश्व में जितना भी ट्रेड होता है उसका 16% हिस्सेदारी ब्रिक्स के द्वारा होती है। वहीं यदि हम देखें कितना लैंड सरफेस ये घेरे हुए हैं ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़, तो 29.3% ऑफ वर्ल्ड लैंड। इसके 3 पिलर बताए जाते हैं इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन के। पहला है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी। इसका मेन उद्देश्य है इन्हेंस करना है कोऑपरेशन एंड डायलॉग ऑन इश्यूज ऑफ ग्लोबल एंड रीजनल सिक्योरिटी। वैश्विक लेवल के कोई मुद्दे हैं, रीजनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इसके अलावा डेवलपमेंट इन ग्लोबल पॉलिटिकल स्पेस फॉर पीस, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी। अब इसके अंदर जो प्रायोरिटीज़ दी जाती है इस पिलर के अंतर्गत, वो क्या क्या है? रिफॉर्म ऑफ मल्टीलैटरल सिस्टम, ठीक है। हमारा जो मल्टीलैटरल सिस्टम है उसमें सुधार करने की बात करी जाती है। दूसरी बात काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। काउंटर टेररिज्म में एक दूसरे का सहयोग चाहिए। सेकंड नंबर पे आ जाता है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल। इन मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा की जाती है ब्रिक्स के समिट में। इसका मेन उद्देश्य है प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को, इसके अलावा डेवलपमेंट करना फॉर म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी थ्रू द एक्सपांसन ऑफ इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन इन सेक्टर जैसे कि ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एनर्जी, फाइनेंस, बैंकिंग। ये सारे सेक्टर में कोऑपरेशन करने की बात सेकंड पिलर में करी जाती। देखिए, यदि हम एडवांटेजेस की बात करें टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल सॉल्यूशन की फॉर द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन ब्रिक्स कंट्रीज विथ ए स्पेशल फोकस ऑन, कहाँ कहाँ पर फोकस है?
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्ट्रेटजी 2020-2025। ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंटेशन करना है 2020 से 2025 तक डेडलाइन रखी गई। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म, इसके अलावा कोऑपरेशन ऑन डिजास्टर रेजिलेंस, इनोवेशन कोऑपरेशन, डिजिटल हेल्थ और ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये सारे मुद्दे इसमें आपस में सहायता करने की बात करी जाती। इसके अलावा कल्चरल एंड पीपल टू पीपल, इसका मेन उद्देश्य ये है कि क्वालिटी वाली इनरिचमेंट होना चाहिए, ठीक है, समृद्धि आना चाहिए, एंड इनहेंस इंट्रा ब्रिक्स पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इन कल्चरल, एकेडमिक, यूथ, स्पोर्ट, बिजनेस थ्रू रेगुलर एक्सचेंजेस अमंग पार्लियामेंटेरियंस, यंग साइंटिस्ट इत्यादि। न्यूज़ की तरफ देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। तो इस बार की जो अध्यक्षता है ब्रिक्स की वो की गई है चीन के द्वारा, और ये इस बार की जो बैठक थी इसमें नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से भागीदारी का नेतृत्व करा था। ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे कौन? जायर बोल्सोनारो। रसिया की तरफ से व्लादिमीर पुतिन आए और दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सिरिल रामाफोसा ने, ठीक है, 23 जून को शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। कौन कौन से मुद्दे थे 23 जून को जो उठाए गए थे? आतंकवाद, ट्रेड, हेल्थ, पारंपरिक चिकित्सा, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा। इसके अलावा ट्रेनिंग के सेक्टर और जो ग्लोबल लेवल पर है बहुत सारे मुद्दे इसमें, जिसमें बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार की बात करी गई, कोरोना महामारी, वैश्विक आर्थिक सुधार आदि सब्जेक्ट पर चर्चा की जाती है। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि ब्रिक्स पहचान को मजबूत करना है, ब्रिक्स दस्तावेज, ब्रिक्स रेलवे अनुसंधान नेटवर्क के लिए ऑनलाइन डाटाबेस बनाना है और एमएसएमई के बीच सहयोग को मजबूत करना है। द हिंदू की पहली खबर हम देखने वाले हैं क्लाइमेट चेंज एंड क्रॉप फेलियर से रिलेटेड। क्लाइमेट चेंज के चलते चलते किसानों को किस प्रकार से अपनी फसलों का नुकसान उठाना पड़ रहा है उस बात का जिक्र यहाँ पर किया गया है। हाल ही में कुछ एग्जाम्पल आप देखें, जैसे कि आम का प्राइस हाई होना, टमाटर के प्राइस हाई होना। क्लाइमेट चेंज के चलते चलते गेहूं का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। जहां पर सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन हुआ है, ऐसे राज्यों की हम बात करें तो पंजाब जैसे राज्यों में। क्लाइमेट चेंज के चलते चलते टेम्परेचर तेज़ी के साथ में बढ़ा तो जो गेहूं की फसल है वो जल्दी से ही पक गई। उसको जितना टाइम पीरियड चाहिए रहता है कि कम धूप में वो पकती है, वो टाइम उसको नहीं मिल पाया, और जब तेज़ी के साथ में धूप पड़ी तो जल्दी से पक गई, और पकने के कारण फिर गेहूं का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाया था। ठीक यही बात आती है नींबू को लेकर के, ठीक है, टमाटर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ठीक है, यही एग्जाम्पल आप ले सकते हैं फ्रूट्स का भी। तो फ्रूट्स के साथ में भी ऐसा ही हुआ है। क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से क्रॉप फेलियर के लिए जिम्मेदार है, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। ये देख लीजिए, सीजनल रेनफॉल की बात करी जा रही है 1 जून से लेकर के 22 जून तक 2022। इसी साल में 1 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक इस सीजन में कितनी बारिश हुई है, अलग अलग एरिया बता दिया गया है। जैसे कि केरला की हम बात करते हैं, सबसे पहले जहाँ पर मानसून आता है, यहाँ एक्चुअल रेनफॉल हुई है 192.9 mm, जबकि नॉर्मल कितना होता है यहाँ 463, माइनस में चला गया, -58%। लक्षद्वीप की बात करें तो 281 mm हुई है, लेकिन रियल में 261, मतलब इसको आप नॉर्मल वर्षा बोल सकते हैं। अल्पुझा की बात करें तो 415 होना चाहिए था, वहीं 198 mm बारिश हुई है। कन्नूर की बात करें 622 होना चाहिए, 202 हुई है। एर्नाकुलम 510 होना चाहिए, 264 हुई है। और इडुक्की की बात करें
तो इडुक्की में नॉर्मली 510 mm वर्षा होती तो वहीं 156 हुई है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ज़्यादातर जो है जो लार्ज डेफिसिट है ना वो कहाँ है, वायनाड में 461 mm होती है तो वहाँ 117 ही हुई। ठीक इसी प्रकार से पलक्कड़ 316 होती है तो यहाँ 87 हुई है। और कोल्लम में बात करें 323 mm नॉर्मल और रियल में देखें तो 125.7 mm हुई है। इडुक्की, कासरगोड, कोल्लम, ठीक है, और इधर आप चले जाओ कन्नूर, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा का डेफिसिट हमको देखने को मिला है। देखिए जब से क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीम होते जा रही है, जब से ये एक्टिवेट हो गई है, यहीं से हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है क्रॉपिंग सिस्टम केरला में। डेवलपिंग एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। क्लाइमेट चेंज से यदि बचना है किसानों को तो उसके लिए फूड में डाइवर्सिफिकेशन हमको करना पड़ेगा। ऐसी फसलें उगाना पड़ेंगे जो ज़्यादा तेज़ धूप में रह सके, ज़्यादा पानी को सोख सके या सह सके, तब जाके फूड सिक्योरिटी केरला की इंश्योर हो पाएगी। यहाँ पर एक खेत का भ्रमण किया गया है, वहाँ पर किसानों से बातचीत करी गई है। ऐसे किसान इलायची की खेती करते हैं। जैसे कि जो चीज़ डेटा हमने देखे थे उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट की बात करें जहाँ पर 69% कम बारिश हुई है ड्यूरिंग 1 जून से लेकर के 22 जून 2022 के पीरियड में। इससे संभावना बढ़ गई है क्रॉप के फेलियर होने की। देखिए ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं लगभग ड्राई मानसून, किसानों का ऐसा कहना है। और जबकि जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यू राइज होते जा रहा है। देर से मानसून का आना या फिर मानसून का आना ही नहीं और बारिश ही ना होना, ये अफेक्ट करेगा कैप्सूल फार्मेशन एंड द यील्ड विल डिप। ठीक है, हमारे जो पौधे हैं उनमें सही से फल फूल नहीं लग पाएंगे, हमारा जो प्रोडक्शन है वो डिप हो जाएगा, ऐसा कहना है 67 ईयर ओल्ड फ्रॉम कुमिली। कार्डामम की बात करी जाती है। कार्डामम मतलब होता है इलायची। ठीक है, कार्डामम उन फसलों में से शामिल है, ठीक है, उन मसालों में से शामिल है द मैनी थर्मोसेंसिटिव क्रॉप मानी जाती है हीट बाई राइजिंग मरकरी लेवल। यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो ये फसल का प्रोडक्शन प्रभावित होता है। चेंज इन वेदर पैटर्न एंड एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन एडिंग टू द एग्रेरियन डिस्ट्रेस इन द स्टेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन हो जाना, वेदर पैटर्न चेंज हो जाना, हाई टेम्परेचर हो जाना, ये सारी चीज़ों से जो एग्रेरियन स्टेट है ना वो डिस्ट्रेस में आने वाला है। फार्मर कंप्लेन करते हैं कि जो इनकंसिस्टेंस रेन पैटर्न हो रहा है, असंगत वर्षा का जो पैटर्न है, इस काजिंग क्रॉप लॉस, इससे फसलों को नुकसान हो रहा है। एंड डिलेड फ्लावरिंग, और देर से हमारे पौधों में फूल आ रहे हैं। वाइल द वेगरीज इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज ट्रिगरिंग पेस्ट अटैक, और इससे जो पेस्ट का अटैक हो रहा है, जो कीट रहते हैं उनका अटैक भी फसलों में बढ़ गया है। वहीं फसल चक्रण की बात जब इनके सामने आती है तो इनका कहना है कि हम और हमारे गांव के ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिंगल फसल ही ले पाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि कुछ कुछ जो एरिया, जैसे एमपी का कुछ एरिया की बात कर लें या फिर यूपी के कुछ एरिया की बात कर लें, तो एमपी वाले एरिया में क्या होता है, बारिश के टाइम में धान लगा लेते हैं। ठीक है, धान के साथ साथ में आजकल मक्का लगने लगा है। पहले सोयाबीन बहुत लगाते थे, अभी मक्का की सोयाबीन की खेती थोड़ी कम हो गई, क्योंकि सोयाबीन की फसल कंटिन्यू जब 4-5 साल से मार खाने लगी थी ना, तो किसानों ने इसको लगाना बंद कर दिया। इसके बाद वो मक्का पर उतर आए। धान तो खैर लगाते ही, सबसे ज़्यादा धान लगाई जाती है सिवनी जिला वाले एरिया में, केवलारी पलारी तहसील की यदि हम बात करें तो।
और यहाँ पर जो बात करी जा रही है गांव वालों के द्वारा, उनका कहना है कि हम एक ही फसल ले पा रहे हैं। लगभग 22 साल हमको हो चुके हैं हमको इलायची की खेती करते हुए, और ये इतना आसान नहीं है कि हम अपनी फसल का पैटर्न चेंज कर सकें या फिर फसल को स्विच कर सकें कि चलो इलायची ना बो के कुछ और लगा देते। We have been farmers for generations and at present we are in the middle of major crisis। ठीक है, इनका कहना है कि कई जनरेशन हमारी खेती कर रही है और आज का टाइम ऐसा आ गया है कि जो क्राइसिस आने वाला है या फिर आ रहा है उसके हम बीचों बीच में अभी चल रहे हैं। कंटिन्यू देखते जा रहे हैं कि जो एवरेज डेली का टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है। वी यूज टू ग्रो ऑरेंज इन पास्ट। ठीक है, हमने ऑरेंज भी लगा करके देख लिया, बट वी हैड टू क्वाइट आफ्टर द स्पाइक इन टेम्परेचर। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ने लगा, ठीक है, तो हमारा जो फ्रूटेशन था ऑरेंज ग्रोव्स का वो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था उससे। अब दूसरी बात ये करते हैं कि प्रोडक्शन में किस प्रकार से गिरावट आई है। देखिए, मिस्टर कुमार का कहना है कि जो 250 किलो है ना ड्राइड कार्डमम इज़ द एवरेज यील्ड यू एज यूजली गेट फ्रॉम 1 एकड़। नॉर्मली बात ऐसी है कि 250 किलो 1 एकड़ में हमारा प्रोडक्शन हो जाता है नॉर्मली। आज का टाइम ऐसा आ गया है कि ये डाउन होकर के 160 से 170 किलो 1 एकड़ में हो पा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर राइज से प्रोडक्शन भी डाउन हो गया है। Though there has been a considerable dip in yield from individual holding, the overall production of the spice has increased due to area extension during the last 5 years। अब जब हमको नुकसान होते जा रहा है तो हम उसको कैसे करके मैनेज करेंगे? हम एक काम करते हैं, लंबे एरिया में इसकी खेती करते ताकि उसको मैनेज किया जा सके। 2017-18 में देयर वाज ए शार्प राइज इन डिमांड एंड द प्राइसेस क्रॉस 4000 पर किलो। 2017-18 इनके लिए बहुत बढ़िया था क्योंकि इस टाइम में डिमांड बढ़ी थी इलायची की और प्राइस भी जो था वो 4000 किलो को क्रॉस कर गया था। विद द प्राइजेस गोइंग थ्रू द रूफ मैनी फार्मर्स स्टॉप्ड कल्टिवेटिंग अदर क्रॉप। अब ऐसे टाइम में लोगों ने क्या काम कर दिया, बाकी फसलें सस्ती बिक रही हैं तो हम इलायची की खेती करते हैं क्योंकि इसका प्राइस हाई जा रहा है। and planted cardamom expecting bumper return. As production and supply increased, prices came down to 680। लेकिन फिर क्या हो गया, जब किसानों ने प्रोडक्शन अच्छा दिया तो उस दौरान इसके प्राइस में गिरावट आ गई। अब हम किसान क्या करें, विच हार्डली कवर्स द प्रोडक्शन कॉस्ट, और इससे तो केवल प्रोडक्शन की कॉस्ट ही निकल पा रही है। वहीं जो पेस्ट अटैक होते रहता है किसानों का, उसके बारे में बताया जा रहा है कि देखिए ये जो पेस्ट है ना वेरी हाई रेजिस्टेंस हो गए हैं एंड एज दे इजीली अडाप्ट टू चेंजेस। जो चेंजेस आ रहा है क्लाइमेट का उसको भी ये लोग सह पा रहे हैं। तो हम कैसे करके कीड़ों को भगाएंगे, कीटनाशकों का छिड़काव करके। वी आर फोर्स्ड टू स्प्रे पेस्टिसाइड टू सेलेवेज। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फिर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल चालू कर दिए हैं। वाट इज़ लेफ्ट ऑफ आवर क्रॉप्स। वहीं काजू के प्रोडक्शन को लेकर के यदि हम देखें तो केरल में लगभग 90% कच्चे काजू का उत्पादन करने वाले कन्नूर की ये बात है। ठीक है, अर्लम फार्मिंग कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं, केरल लिमिटेड। अर्लम फार्मिंग कॉरपोरेशन केरल लिमिटेड इस सीजन में यहाँ की उपज में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई है। 350 हेक्टेयर में फैले अर्लम के बाग उच्च गुणवत्ता वाले अखरोट का उत्पादन करते हैं जिसकी आंतरिक बाजार में भारी मांग होती है। ठीक है, और बताया जाता है फार्म के प्रबंध निदेशक हैं एस विमल घोष। पिछले सीजन के दौरान हमारी टोटल प्रोडक्शन 184 टन थी, इस बार ये 90 पर आ गई, मतलब लगभग आधी, जिसका मतलब है कि उत्पादन में 50% से ज़्यादा की गिरावट आई है। फूलों के मौसम के दौरान अधिक वर्षा हुई
इससे फल लगाने की प्रक्रिया प्रभावित हुई। वहीं खराब मौसम ने भी उपज की गुणवत्ता को खराब कर दिया। ठीक है, लगातार बारिश होती रहती है तो पेड़ पर नट अंकुरित होने लगे और यहाँ तक कि गिरे हुए भी 1-2 दिनों में अंकुरित होने लग जाते हैं। बेमौसम बारिश के कारण अंकुरित होने के कारण हमने लगभग 1500 किलो अखरोट खो दिए थे। ठीक है, बारिश होती है, पेड़ में जो फल लगे हैं वो गिरेंगे, नीचे टूट कर गिरेंगे और नीचे फिर से वो उगना चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र को बचाने के लिए राज्य सरकार ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 25 लाख उच्च उपज देने वाले ग्राफ्ट वितरित करते हुए एक गहन वृक्षारोपण अभियान चालू किया था। मतलब ऐसे पौधे जो कि ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं। अभी हाल ही में देखा जाए खेती 1 लाख हेक्टेयर भूमि में फैली हुई है और पिछले सीजन के दौरान वार्षिक अखरोट उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी। लेकिन इस बार तस्वीर पूरी चेंज हो गई है। किसानों ने उत्पादन में अभूतपूर्व गिरावट की सूचना दी है, क्योंकि बारिश जब हुई थी ना, नवंबर तक जो हुई थी, इसके कारण फूल गिर गए थे और दिसंबर जनवरी के दौरान टेम्परेचर में वृद्धि भी फसल के लिए ठीक नहीं थी। फ्रंट पेज पर देखा जाए तो पहली खबर आई है अमेरिका से। अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर उसने एक डिसीजन दिया है एबॉर्शन को लेकर के, गर्भपात को लेकर के। पहले वहाँ ऐसा होता था कि गर्भपात कराने के लिए महिलाओं को अधिकार दिए गए थे कि आप कुछ कुछ सर्कमस्टांस में गर्भपात करा सकते हैं। ठीक है, पहले का एक केस था, एक डिसीजन था। ठीक है, उसको हम देख लेंगे, यहाँ पर आगे आएगा तो, जिसमें ये डिसीजन दिया गया था, ये था देखिए, रो वर्सेस वेड केस, 1992 का ये केस था। तो केस था और उस टाइम में जो सुनवाई हुई थी वो वही थी कि महिलाओं को गर्भपात के अधिकार दे दिए गए थे। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को टर्न कर दिया है। ठीक है, बदल दिया और उनका कहना है जैसे कि भारत में कुछ नियम कानून आ गए हैं अभी गर्भपात को लेकर के, तो ठीक इसी प्रकार के नियम कानून भी वहाँ पर आने वाले हैं।